अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एंड ओपिट सेक्शन। तो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैंने फ्राइडे को कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे आपको, वेयर इन जिसका आंसर था यहाँ पे एमएसपी का, यहाँ पे सी होगा और इसका आंसर होगा बी। अपना आंसर आप मैच कर सकते हैं। इन केस अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट हियर एंड देन वी विल शेयर द एंटायर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे डेली यूट्यूब क्लासेस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड लास्ट वीक हमारे चैनल पे यूट्यूब क्लासेस पे कुछ नए प्रोग्राम्स पोस्ट हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप उस पर जाइए, वॉच कीजिए। जैसे कि एथिक्स का प्रोग्राम रिलीज हुआ है, सीसैट का प्रोग्राम आया है और फिर डी कोड यूपीएससी से रिलेटेड एक नया पोस्ट जहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि यू शुड स्टे मोटिवेटेड एंड आस पड़ोस के लोगों के बारे में बात नहीं सुननी है। तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो को देखा होगा, काफ़ी लाइक किया है आप लोगों ने। सो आगे बढ़ते हैं अपने इस एडिटोरियल एंड ओपिट एनालिसिस की तरफ। तो आज है दोस्तों 20 दिसंबर और मंडे। सो आज के 3 एडिटोरियल थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन आई से 3, सो इट इंक्लूड्स इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। सो आज हम बात करेंगे इंडिया ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे एज 21, 18 जो मसला चला है आपको पता ही होगा इसके बारे में। एंड देन कैन इंडिया बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर, और फिर हम कुछ इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को पकड़ेंगे। ठीक है, सो ईरान न्यूक्लियर डील एंड यूएस सैंक्शन इन डिप्लोमेसी, ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड मतलब आईआर का टॉपिक है। जो पीएसआईआर जिनका ऑप्शनल है वो बिल्कुल इसको ध्यान से सुने, और जो जीएस2 थोड़ा सा उनका अगर कवर करना चाहते हैं इंपॉर्टेंटली तो उनके लिए तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। सो दिस इज ग्रुपिंग एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग बिटवीन एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। सो वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी विल टॉक अबाउट इट इज़ इन इंडियाज इंटरेस्ट और नॉट। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश विदेश में जो चल रहा है वो तो मायने रखता ही है, लेकिन उनके नीतियों से, उनके पॉलिसीज से हमारे कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो इजिप्ट हो गया, चाहे वो इधर चाइना हो गया, चाहे नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऊपर रशिया हो गया, कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है तो इंडिया के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो ज़्यादा जानना, लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक, ये पूरा का पूरा मुद्दा ऐसा है कि अगर कंट्रोल ना हुआ तो कहीं आगे जाके एक वॉर की सिचुएशन आ सकती है। तो यहीं पे भगवान कृष्ण ने रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में यही कहा था कि जो युद्ध है, वॉर शैल बी द लास्ट ऑप्शन। जो युद्ध है वो सबसे आखिरी प्रक्रिया होनी चाहिए, सबसे आखिरी तरकीब होनी चाहिए पीस और जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने की। भरसक प्रयास यही रहता है कि हम युद्ध ना करें, आपसी नेगोशिएशन से, कंसेंसस से बात करके, एग्रीमेंट के थ्रू ये सारे निपटा लें, नहीं तो फिर करना पड़ेगा। इनका डायरेक्ट मामला ये है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप युद्ध कर सकते हैं टू एस्टैब्लिश पीस एंड जस्टिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, टू एस्टैब्लिश पीस एंड जस्टिस, नॉट टू अक्वायर समथिंग फॉर आवर ओन इंटरेस्ट। ओके, तो मतलब कि ये भी कहा गया है कि सोल्जर जो है वो अपनी ड्यूटी करता है। ठीक है, अगर वॉर में सोल्जर अगर आप कहें कि ये अहिंसा है, नहीं, ये हिंसा है, नहीं, वॉर में सोल्जर अपनी ड्यूटी करता है। ठीक है, मतलब कि अपना कर्मा।
So soldier does his duty is not doing violence instead of his karma. Okay? So ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो हम जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा, कोई नया टॉपिक नहीं है, 2015 से ही चला आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हर एक पॉइंट का बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। और एडिटोरियल एनालिसिस इसके लिए ही माना जाता है कि क्या क्या डायमेंशंस निकल के आ सकते हैं एक पॉइंट से। तो ये कुछ ऐसा पॉइंट है जहां से हम कुछ डायमेंशंस को देखेंगे आगे चल के, ठीक है। सो क्या है ये जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन? देखिए 2013, 2014, 15 का टाइम ऐसा था जहां पे जो वर्ल्ड सुपर पावर्स थे वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, आर्टिलरीज को लेके, जो उसके पार्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको लेके बहुत बहस चल रही थी, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड सुपर पावर्स हैं ये लोग यूनाइट होते हैं और फिर एक जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनता है, ठीक, जिसके चाहे इंक्लूड होते हैं यूके, ये लोग, ये कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि ईरान अग्रीज टू लिमिट इट्स सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड अलाउ इट्स इंटरनेशनल इंस्पेक्टर, ठीक है, इन रिटर्न फॉर ट्रिपल इकोनॉमिक सैंक्शन। मतलब कि ये था कि भाई ईरान की वैसे इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं, ईरान ऑफ कोर्स इज लाइक लिमिट अनलिमिट वहां पे ऑयल है, ओके। तो और यूरेनियम भी काफी ज्यादा है। सो ईरान का ये कहना है कि मैं बदले में आपको कुछ दे रहा हूं तो आप भी बदले में मुझे कुछ दीजिए। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लाइक इकोनॉमिक हेल्प, और जैसे कि बैंक से रिलेटेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, सी से रिलेटेड हो गया, फिशरीज से रिलेटेड हो गया, फूड से रिलेटेड हो गया, ये सारे मामलों में आप हमारी हेल्प करिए तो हम भी आपको ये सारी चीजें देंगे, ठीक। यहां पे मुद्दा आया था, सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन जब मामला कब बिगड़ा? मामला तब बिगड़ा जब 2015 में जो हमारे ट्रंप साहब थे, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने इस वाले जो 2015 में बना हुआ था JCPOA, उसमें से उन्होंने अपनी वोट को विड्रॉ कर लिया, मतलब अपने स्टैंड को विड्रॉ कर लिया और बोला कि भाई ये तो एक तरीके से प्रेशर बनाने वाली बात हो गई है और वी कैन नॉट नेगोशिएट थिंग्स अंडर कोर्जन, ठीक है। प्रेशर के अंडर आके हम कोर्जन कभी नहीं कर सकते, डिसीजन कभी नहीं ले सकते। तो बेसिकली जो ट्रंप साहब ने यहाँ पे किया वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था ईरान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, एक्चुअली उनके जीडीपी के ऊपर, क्योंकि ट्रंप साहब ने क्या किया था कि इस विड्रॉल के चलते इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। इकोनॉमिक सैंक्शन वो मैं आगे चल के आपको पूछूंगा आपसे भी क्या होते हैं, ठीक है। सो उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन डिवास्टेटेड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है। अब मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है हम यहाँ आगे देखेंगे। तो ये है हमारा आर्टिकल, टेस्टिंग द रेड लाइंस इन द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। बेसिकली अभी जो वियना में बात चल रही है, ठीक है, उससे ये लगता नहीं है कि हाँ कुछ पॉजिटिव आउटकम आते हैं, लेकिन हाँ अगर पॉजिटिव आउटकम आते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, यही मेंशन किया हुआ है इस पूरे आर्टिकल में। तो जो हमारे ये जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है इनकी, ये वाली गवर्नमेंट हेडेड बाय इब्राहिम रईसी, ठीक है, इनका ये कहना है कि नथिंग इज अग्रीड ऑन अनलेस एवरीथिंग हैज बीन अग्रीड ऑन, ठीक है। जब तक सब सहमति नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मतलब कि थोड़ा इनका फेवर है, मतलब थोड़े से लिबरल हैं और थोड़ा सा फेवर में जा रही है सिचुएशन, लेकिन इनका यही कहना है कि सारी कंट्रीज को, जो भी मेंबर्स हैं, उनको हर एक पैरामीटर्स पे अग्री करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ये अपना भी, अपने कंट्री का भी भला देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं जहाँ पे ओवरलैप करती हैं, तो इनको थोड़ा वक्त चाहिए इसके लिए। दैट्स वाई ये जो आर्टिकल है, टेस्टिंग द रेड लाइंस इन दी ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मेंशन किया है। सो आइए समझते हैं कि ईरान पॉलिसी ऑन मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, जब 2019 में जब ट्रंप साहब ने अपनी वोट विड्रॉ कर लिया था, इस पूरे जॉइंट कॉपरेशन से अपना वोट विड्रॉ कर लिया था, तो क्या हुआ था कि ईरान बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट।
बेसिकली जो इस अग्रीमेंट में जो जो लिमिटेशंस थी, जो जो कॉन्स्ट्रेंट्स थे, ठीक है, आप ये मत करो, आप वो मत करो, ईरान क्या किया, उसको तोड़ के आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? एक्सीडिंग द सीलिंग ऑफ 300 kg ऑफ लो एनरिच यूरेनियम एंड 1 MT हैवी वाटर। बेसिकली जो लेवल था उसका अब इन्होंने 4.5% इंक्रीज कर दिया है, जो कैप हुआ करता था 3.67 पे, जो कि इसको ये कॉन्स्ट्रेंट से हटाता है, राइट। तो इसके वजह से ये हुआ, ट्रम्प साहब ने वहां मना कर दिया, इन्होंने अपना जो है जो भी हल्का सा लीगल पर्सपेक्टिव थे, जो कॉन्स्ट्रेंट्स थी, वो उसको एक्सीड कर दिया। तो देयरफॉर इट इज वायलेटिंग लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स इन यूज। ओके, फिर क्या हुआ कि जनवरी 2020 में एक ड्रोन स्ट्राइक किया भाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स कमांडर जो भी थे ये कासम सोलेमन, ठीक है। देयरफॉर इट वुड नो लॉन्गर ऑब्जर्व जब वो रेस्ट्रेंट, ओके। तो मतलब एक तरीके से एक सीज फायर करने का कहा गया, या फिर जो ड्रोन था वो कहीं ना कहीं वो इनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा था और उसको स्ट्राइक कर दिया था इन लोगों ने। एंड तो कोलैप्स ऑफ द ड्रैग JCPOA ड्रैग ईरान्स न्यूक्लियर बॉम्ब शिट लाइक नॉर्थ कोरिया। तो बेसिकली नॉर्थ कोरिया आजकल क्या कर रहा है? नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया और चाइना के साथ है और उनके साथ ही न्यूक्लियर डील करता है। तो ईरान आज के टाइम पे ये सिचुएशन हो रही है कि यूएस और यूरोप के साथ ना जाके वो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के साथ मिल सकता है, तो कहीं कहीं एक कोल्ड वॉर की भी सिचुएशन बन सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें इफेक्टिवली यूएस को, EU को, यूरोपियन यूनियन को थोड़ा सा समझदारी से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। नाउ Iran insists all on sanction being lifted while the American are asking Iran to return, reduce। I think ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। ईरान उसके बदले में क्या चाह रहा है? ईरान कह रहा है भाई मैं कम कर दूंगा, ठीक है। ईरान मांग रहा है कि आप मेरा इकोनॉमिक सैंक्शन लिफ्ट करिए, ठीक है। और बदले में यूएस कह रहा है कि हम लिफ्ट तो कर देंगे, लेकिन ये जो अपनी यूरेनियम की कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं उसको कम करिए, ठीक है। यू हैव टू अग्री विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन करेगी तभी होगा, ठीक। ये पूरा मामला हुआ था जब इसका जो बैकग्राउंड है, तो ओवर द इयर्स यूएस हैज पुट मेनी सैंक्शन ऑन, ठीक है। मैंने कहा था आपसे कि इस आर्टिकल के एक अलग डायमेंशंस हैं, तो जब हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे सैंक्शन की, ओके। सैंक्शंस क्या होते हैं, ओके। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डज सैंक्शन मीन, खास करके यूएस सैंक्शन मीन, ठीक। सैंक्शंस सारे जगह के एक तरीके के ही होते हैं, लेकिन यूएस सैंक्शन मीन्स क्या है, मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं कि जब कुछ इंपोज कर रहे हैं सैंक्शन, और क्या होते हैं 4 टाइप के सैंक्शन। ये दोस्तों ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने आंसर में अगर ये आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, टाइप्स एंड यूएस सैंक्शन क्या होता है, तो मतलब मजा आ जाएगा। इट्स लाइक ए न्यू डायमेंशन ऑफ थिंग्स यू आर ओपनिंग हियर, ठीक है। तो हुआ क्या था कि थर्ड सैंक्शन ईरान के ऊपर इंपोज किया गया था 2006 में, जब ईरान ने यूएनएससी की जो पॉलिसीज होती हैं उनको माना नहीं था, कंप्लाई नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो जो ईरान की जो न्यूक्लियर ड्राफ्ट था उसके अगेंस्ट था, ठीक है। हॉल्ट ऑन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम, क्योंकि जो डिमांड थी यूएनएससी की वो मीट नहीं हो पाई। चौथा क्या था? इम्पोज 2018 में ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑफ ईरान एंड डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। इसलिए इन पे चौथा सैंक्शन लगाया गया। अब मुझे बताइए कि पहला सैंक्शन और दूसरा सैंक्शन कब लगाया गया था? अभी तक 4 सैंक्शन लगा चुके गए हैं ईरान पे। पहला 79, दूसरा 89 में। मैं आपको ईयर भी बता दिया हूं, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग अगर ईयर यही है, लेकिन अब रीजन क्या था उसका कि इस सैंक्शन लगाया गया था। तीसरा आपको पता चल गया ये है 2006 में यूएनएससी। चौथा आपको पता चल गया कि यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल टेररिस्टिक एक्टिविटीज ये लोग कर रहे थे, इस वजह से इनको प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ईरान, जैसे मैंने बात कही, ईरान इज प्लेइंग द नॉर्थ कोरियन कार्ड वाइल मूविंग टूवर्ड्स द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप, और फिर रशिया और चाइना की तरफ जा रहा है। तो देखिए हाल ही में यही होगा और यही हुआ। आपने बेलारूस का सिचुएशन तो सुना होगा, राइट, जो रशिया में हुआ। तो बेलारूस में यही हुआ कि रशिया ने उसको सपोर्ट कर दिया,
ठीक। हालांकि जबकि ईयू के पास है वो, लेकिन रशिया ने उसको सपोर्ट किया। यही सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही है। अगर आप ध्यान से करंट अफेयर्स न्यूज़ सुन रहे होंगे तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही है कि अब जो रशिया ये कंट्री है ईरान, अब ये रशिया और चाइना के पास जाएगी इकोनॉमिक्स अपने जीडीपी संभालने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रेड एंड ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ईयू और यूएस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए थोड़ी सी बाइडेन साहब को। बाइडेन साहब ने खैर स्टेप लिया है, रिक्वेस्ट की है कि हम अपना पहल करेंगे। जो ट्रम्प का जो फैसला था वो बहुत ही मतलब खराब फैसला ही कहेंगे, एंड इट हैज़ डैमेज्ड एक्चुअली यूएस रेप्यूटेशन। ठीक है, तो रिफ्यूजिंग टू कमिट एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन, ये समझ आ गया। नाउ इम्पैक्ट्स क्या होंगे अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है, जैसे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, अगर ईरान के, अगर ये मामला ठीक हो जाता है, पॉजिटिव वे में चला जाता है, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा? आई मीन इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में हमें ज़रूर देखना चाहिए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, सो पहला, बूस्ट इन रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, ये छाबार पोर्ट एंड बंदर अब्बास पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं किसी भी ये सी रूट वाले ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, इफेक्टिव यूज़ होता है। ना कि सिर्फ यूएई, अदर कंट्रीज़ इंडिया करती है, और भी कंट्रीज़ इसका यूज़ करती है, ताकि अच्छा बिजनेस हो, अच्छा कॉमर्स हो इन दोनों सेगमेंट के बीच में। ठीक है, इधर कहीं इंडिया है, ठीक, ये यूएई है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और ये पूरा रीजन आपका ईरान का है। ओके, सो रिमूविंग सैंक्शन में रिवाइव इंडियाज इंटरेस्ट इन छाबार, बंदर अब्बास एयरपोर्ट एंड अदर प्लान्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। दिस वुड फर्दर हेल्प टू न्यूट्रलाइज चाइनीज प्रेजेंस इन ग्वादर पोर्ट। ठीक है, सो इंडिया के लिए इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, तो एक तरीके से जो इंटरनल सिक्योरिटी है इंडिया की, वो इन चीज़ों से थोड़ी सी बैलेंस्ड रहेगी। ठीक, अपार्ट फ्रॉम छाबार, इंडियाज इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर विच रन्स थ्रू ईरान। नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ये पूरा, ठीक है, विच रन्स थ्रू ईरान विल इंप्रूव कनेक्टिविटी विथ 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। वही मैंने कहा कि it's like a junction spot for trade and commerce. Not only trade and commerce, हर कंट्री के अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे। ठीक, वही मैंने, देखो यहाँ पे बात आ गई अब एनर्जी सिक्योरिटी की। ड्यू टू प्रेशर लिंक्ड टू द यूएस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू इतना ये काटसा, इंडिया हैज टू ब्रिंग डाउन ऑयल इंपोर्ट्स टू जीरो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स होते रहते हैं। सो relations of ties between US and Iran will help India actually to procure cheap Iranian oil and aid in energy security. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है तो क्या होगा? तो ये हो गया कि इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और जब ये एक्सपेंसिव होगा तो आपको पता है कि तेल का दाम और भी सारी जो टैरिफ्स हैं, जीएसटी, टैक्सेस, एक्साइज वगैरह, धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ने लगेंगी, और थोड़ा सा उस मामलों में हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं कि इंडिया कैसे कर सकता है। अगर आप बताइए, आपके नज़र में व्हाट एल्स कुड बी थिंग्स विच कुड इम्पैक्ट इंडिया, अगर यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हैं तो, नज़र में आती हैं तो, राइट। सो अगेन मेरा क्वेश्चन वही था, व्हाट डज यूएस सैंक्शन मीन, व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ सैंक्शन? कमेंट करके बताइए, डिस्कस करते हैं हम कल फिर से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज अ फॉर एज ऑफ मैरिज 18 या 21। इसके हम प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड ये है टॉपिक। इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, जेंडर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन एंड हिंदू मैरिज एक्ट, जया जेटली रिपोर्ट। ठीक, सो एज ऑफ मैरिज, यहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। ये है न्यूज़पेपर का आज का आर्टिकल, एज ऑफ मैरिज, फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट वुमेन। सो बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर थी हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट जो है एक टास्क फोर्स बनाएगी, जहाँ पे मेन जो मुद्दा होगा वो गर्ल चाइल्ड जो मदरहुड बनती है, या फिर जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं, जो हम न्यूट्रिशन इंप्रूव करना चाहते हैं ओवरऑल,
वुमेन की एजुकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, वो मेन मुद्दा था। इसलिए इन्होंने एक टास्क फोर्स ग्रुप बनाया जिसको हेड किया था समता पार्टी की चीफ जया जेटली जी ने। जया जेटली जी ने इसी साल के जून महीने में रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो जो उस पैनल ने जो रिपोर्ट पब्लिश की वो थोड़ी सी चिंताजनक थी। और चिंताजनक क्या थी, मतलब ये सब पता ही था कि चल क्या रहा है समाज में। तो इस पूरे मुद्दे का ये कहना है कि जो कानून है वो समाज के दबाव में आके कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि समाज के दबाव में आके अमेंड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत सारे लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, इंप्लीमेंट होते भी हैं तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो यही कंसर्न कहा गया है यहां पे जो मेंशन्ड है कि लॉज कैन नॉट बी शॉर्टकट इन द पाथ ऑफ सोशल रिफॉर्म। ये सारी लाइन्स हैं, मैंने लिख के रखी हैं, आप इसको बिल्कुल एज इट इज चेप सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, सो अ गुड कंटेंट डज नॉट गारंटी फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कोर्सिव लॉज विदाउट वाइड सोशल सपोर्ट ऑफ्टन फेल्ड विद देयर सब्जेक्ट एंड रीजन अमॉन्ग द लार्ज पब्लिक गुड। ठीक है, रीजन एम्स फॉर द लार्जर पब्लिक गुड। तो यहां पे जो बात की गई है वो यही की गई है कि जो पैनल है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी और उसमें जो कहा गया था कि भैया जो ऑब्जेक्टिव था उनका कि जो एज ऑफ मैरिज है, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे प्रॉब्लम्स आती है कि जो कुछ बच्चे हैं जो चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी फंस जाते हैं, उसमें भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दो द ऑब्जेक्टिव लुक्स गुड ऑन द पेपर merely raising the age of marriage without creating social awareness, improving access to health care is unlikely benefit। ठीक है, मतलब कि ये है कि हम जब का कानून निकाल रहे हैं तो हम ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते अपनी सिविल सोसाइटी पे या फिर अपने जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उन पे। हमें सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही हैं कम उम्र रखने से बच्चों के, खास करके लड़कियों की शादी के लिए। ठीक है, तो यहीं पे तो अवेयरनेस की जब बात आ रही है तो किन किन मामलों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इन 3 मुद्दों पे इसका भारी असर पड़ेगा और इनफैक्ट वी हैव टू अमेंड द लॉज इन इट बिकॉज इन सारे एक्ट्स में 18 साल का प्रावधान मेंशन किया है। ठीक, मैं बहुत हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे एक्सप्लेनर में ऑलरेडी जो हमारे काउंटर पार्ट हैं अंजुम सर वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं थोड़े से और फॉरवर्ड सिचुएशन जा रहा हूं कैसे कर सकते हैं हम इसको। ओके, सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है जो ये कहता है कि 18 साल की जो है वो लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए और इसी मामले में फंसा हुआ है। तो कौन कौन से लोग धर्म हैं जो कि ऐसा मानते हैं। इस्लाम जो है, इस्लाम कहता है कि मैरिज ऑफ ए माइनर हु हैड अटेन्ड प्यूबर्टी इज कंसिडर्ड वैलिड। लगा लो कि अब 14-15 साल, 13-14 साल, ठीक है, वो इस्लाम ये कहते हैं। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड द प्रोहिबिशन ऑफ इतना ऑल्सो प्रेस्क्राइब 18, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से लिया गया है, ये आया था। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट की खासियत ये है कि एक्चुअली ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन को पंजाबी से, किसी को भी किसी से शादी करनी होगी तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हिंदू से मुस्लिम से करेंगे, हिंदू से क्रिश्चियन से करेंगे तो फिर मुश्किल है, तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तभी आ जाएगा एंटी कन्वर्जन बिल, एंटी कन्वर्जन लॉ, फिर लव जिहाद होगा, फिर बवाल होगा, फिर मारकाट होगी, फिर आपके पास पुलिस आएगी। ठीक है, सो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही लोग शादियां करते हैं, अगर इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो और ये स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, डेट ईयर मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही आ चुका था, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे ही। ठीक है, सो यस, दिस इज़ द राइट एज मेन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। ठीक, और ये थी हिंदुइज्म और इस्लाम में। नाउ द डिसीजन मेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द 4 मेंबर टास्क, ये जो लिया था वो यही था कि एक री एग्जामिन होना चाहिए एज। ठीक है, हमें कम से कम अपना हेल्थ और सोशल इंडिसेस देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जो मोर्टेलिटी रेट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जो
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, MMR जिसको हम कहते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, न्यूट्रिशन लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे रिपोर्ट के साथ इन्होंने पब्लिश किया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है कि लगभग 23.3% जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो कि होने वाली हैं जो 2024 में 18 साल की, दे आर ऑलरेडी लाइक उनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, विच शोज दैट द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक, तो इस रिपोर्ट का मानना यह है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट यही कहता है कि कोई भी फैमिली या कोई भी बच्चों की शादी 18 साल से पहले नहीं करवा सकता है। लेकिन यहां रिपोर्ट में दिखाया गया कि 30.3% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। इट्स लाइक है, मतलब कानून नहीं पालन किया जा रहा उसका। ठीक है, सो द फोकस मस्ट बी ऑन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अबाउट वुमेन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ensuring girls are not forced to drop out their schools and colleges। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पेट्रियार्कल मुद्दा है, कन्वेंशनल चीज़ें हैं, तो इनको तोड़ने के लिए सिविल सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ेगी, आम आदमी, आम औरत की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने से ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। अगर ये कानून आ गया तो क्या होगा, ये कानून नहीं आया तो क्या हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। ठीक, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर बोले तो मतलब कि इनकी जो न्यूट्रिशन की कैपेसिटी है, जो पालन पोषण की प्रक्रिया है, वो अच्छी होने लगेगी। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर पैरिटी, जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाते ही उनको शादी ब्याह कर देना चाहिए, जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वो एक कहीं ना कहीं वो ठीक होने लगेगी। जो एक जेंडर पैरिटी है, 21 साल का लड़का और 21 साल की लड़की, तो एक जेंडर पैरिटी, एक जेंडर न्यूट्रलिटी भी एक मामला सामने आता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, ठीक है, वेयर इन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 17-18 साल में तो हम तो स्कूल ही पास करते हैं, लेकिन क्या करते हैं लोग, शादी करा देते हैं। तो 21 साल में होगा एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, और जब आप ग्रेजुएट होते हैं, जब आप कॉलेज में जाते हैं, तो बहुत सारे डायमेंशंस खुलते हैं, दुनिया देखते हैं आप। सो एक अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आपको क्या करना है ये पता होता है। लेकिन जब आप स्कूल ही नहीं गए होते, आप क्लास 12 12वीं में ही आपकी शादी करा दी जाती है, तो फिर आपको बहुत ही कंस्ट्रेंड माहौल में आप हो जाते हो। तो ये चीज़ अच्छी होगी, ये चीज़ इंप्रूव होगी, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर पैरिटी, टैकलिंग चाइल्ड मैरिज, ये तो है ही। ठीक है, 21 साल के ऊपर, 21 साल अगर वयस्क बच्चे हो जाएंगे तो शादी करने की उम्र 21 साल जायज़ हो जाएगी। और जो 18 साल वाला जो मामला है, जो चाइल्ड मैरिज वाला मामला है, जो लोग कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कम होगा। और अगर नहीं होता है तो जो मुद्दा है वो तो चला ही आ रहा है, राइट। डिफिकल्टी इन फाइटिंग चाइल्ड मैरिज अभी भी कहीं ना कहीं पेपर पे तो है ही। अगर ऐसा होता भी है तो एक्चुअली इतने ज़्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस आ जाएंगे कि मतलब आप यकीन नहीं कर सकते। 70% ऑफ अर्ली मैरिजेस टेकन प्लेस इन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज, शेड्यूल कास्ट। कुछ लोगों की तो बचपन में ही शादी तय करा दी जाती है, बस जब वयस्क होते हैं बस साथ में रहने लगते हैं, बाकी तो फिर बचपन में होने लगती है, राइट। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरिज केसेस, वही जो मैंने अभी ऊपर कहा कि अगर लेट्स से कि 70% ऑफ अर्ली मैरिजेस, अगर इसमें से 30% भी रिपोर्ट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैरिज के केसेस हो जाएंगे अगर ये कानून आता है, क्योंकि लोग इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं रहेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी तो बात है ना कि लड़कियों को बोझ मानते हैं लोग। ठीक है, और इसी वजह से तो फिर फीमेल फर्टिसाइड वगैरह होता है, सेक्स टेस्ट होता है उसमें जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो लैक ऑफ एजुकेशन इज बिगर प्रॉब्लम। सो इनका ये कहना है कि अगर ये नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इन इंडिया 51% जो यंग वुमेन है विथ नो एजुकेशन, जिसमें से 47% ने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की है और जिनकी शादी हो गई है। तो ये आंकड़ा बहुत डिस्टर्बिंग है और ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है आपके मेंस आंसर के लिए, लिखने के लिए। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन बन के आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव मेजर्स टेकन टिल 1861 रिगार्डिंग वुमेन्स राइट एंड मैरिजेस आर ट्रू। ठीक है, कौन कौन से लीगल मेजर्स लिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा। विल डिस्कस टुमारो इन ओपेड एनालिसिस। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है कैन इंडिया बिकम ए टेक्नोलॉजिकल लीडर, GS2 GS3 का टॉपिक है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो मैं क्विकली यहाँ पे ले चलता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी आर्टिकल आ चुका था, राइट, इस पे। तो
इनका जो कहना है, जो जेन जोस थॉमस साहब हैं, जो उनका ये कहना है कि वंस अगेन जब आप देख रहे हैं कि इतने सारे टेक कंपनीज जो बाहर की हैं, यूएस की हैं, वो इंडियंस को ही क्यों एम्प्लॉय कर रही हैं सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे एक प्राइवेट कंपनी में, सीईओ की पोस्ट? क्या रीज़न हो सकता है उसका? ठीक है, उन्होंने ये मेंशन किया है और फिर ये भी मेंशन किया है कि क्या रीज़न है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं हो रही हैं। ठीक है, क्या रीज़न है कि ये लोग जो बाहर जाके अपना नॉलेज और अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ एक्सेल कर रहे हैं, वो इंडिया में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, देखो इसका हमने एक बहुत पहले एक आर्टिकल आया था, मेरे ख्याल से आज से 10 दिन पहले हुआ होगा, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, जो कि एक क्रिएटर माइंडसेट को इवॉल्व नहीं करने देती है, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत सारे लोग, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट्स को बहुत इज्जत तवज्जो देते थे, आज भी देते हैं ऑफ कोर्स, राइट। सो लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जनता, जो यंगस्टर्स थे, वो यही तैयार करने लगी, वो यूपीएससी की एग्ज़ाम्स और जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स थे उसकी तैयारी करने लगी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो लोग नहीं निकल पाता था वो लोग फिर प्राइवेट कंपनी में जाते थे, और फिर लाइक वो एग्जॉस्ट हो जाते थे अपने प्रिपरेशन से, तैयारी से, कि जो उनका जो मेन जो यंगस्टर माइंड था, वो जो 20 से 30 साल की उम्र वाला जो माइंड था, या फिर 25 से 35 साल वाला जो माइंड था, वो एग्जॉस्ट हो जाता था, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते थे, कैपेसिटी नहीं हो पाती थी उतनी। ठीक है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नए डायमेंशंस के साथ आ रही हैं, नए सब्जेक्ट्स के साथ आ रही हैं, और ऑफ कोर्स जब से हमारा 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ है, पॉलिसी शुरू हुई हैं, मार्केट खुला है, तो लोगों को एक एडवांटेज मिल गया है इन्वेस्ट करने का इंडिया में। लेकिन फिर भी अभी भी ये लोग हैं वो बाहर जाते हैं, और वहाँ की कंपनीज़ में सीईओ, ट्विटर जैसी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये इंडियंस ही तो हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई इज इंडिया स्टिल नॉट अ मेजर प्लेयर इन टेक्नोलॉजी। ठीक, सो बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने मेंशन किए यहाँ पे, जहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इवन यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शुरू से रही है। ठीक है, चाइना एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी रही है, लेकिन अगर हम यूएसए की खैर बात हटा दें, क्योंकि चाइना की जब हम बात करेंगे तो चाइना ऑलरेडी एक कम्युनिज्म, एक बहुत ही अथॉरिटेरियन जो उनका पॉलिटिक्स है, बहुत ही अथॉरिटेरियन रेजीम है, वो भी कैपिटलिज्म को एक तरीके से फॉलो करती है, और कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस जो है ही उनके मार्केट को ऊपर बनाया है। कहा जाता है कि चाइना इज वर्ल्ड्स ओन मैन्युफैक्चरर। चाइना में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी आइटम की, सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, छोटे से छोटे रॉ मटेरियल आपको चाइना में मिलेंगे। इसीलिए ये जो चाइना की ये वाली जो पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट पॉलिसी थी, और उससे जो चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें बदलाव लिया गए थे, तभी आज जाके इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो। और हमने सब देखा था, कोविड में ऐसा सिचुएशन आया था कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स नहीं थे चीज़ें बनाने के लिए, हमें चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ा था। नॉट ओनली चाइना, द एंटायर एशिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। नॉट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, बट देयर वाज अ टाइम एंड देयर इज अ टाइम एज वेल। ठीक, तो इनका ये कहना था कि जो चाइना की भी मार्केट है वो भी एक टाइम पे कंजर्वेटिव थी, इन चीज़ों में नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को इम्प्लीमेंट किया, उनके रिफॉर्म्स उसमें ले आए। ठीक है, तब जाके ये मार्केट थोड़ी सी बढ़ी। सो व्हेन इंडिया इनॉग्रेटेड प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली 1950s, इट वाज प्रोबेबली द मोस्ट एम्बिशियस ऑफ सच इनिशिएटिव इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, जहां पे 1950s में क्या हुआ, उसके बाद फिर IITs, IIM इनकी स्थापना हुई, और वर्ल्ड लेवल पे आज इनकी रिकॉग्निशन है, जाने जाते हैं, रैंकिंग है इनकी वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन फिर भी हम इंडिया में इनके जो शार्प ब्रेन हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया ने इतना खर्चा किया है अपने टेक्नोलॉजीज कंपनी पे, IT कंपनीज पे, तो फिर वो रिटर्न नहीं दे पाते यहाँ पे, अब वो रिटर्न बाहर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ इन्होंने बताई विथ रेफरेंस टू जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इंस्टेड स्पेंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ GDP डिक्लाइन, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है यहाँ पे, चाइना एंड साउथ कोरिया।
साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक प्रोग्राम एज ए proportion graduates 32% from India's 2019 is one of the highest among all the countries. आप ये आंकड़ा देख सकते हैं यहाँ पे, इज अमॉन्ग द हाईएस्ट स्टेम जो ग्रेजुएशन होती है, फिर भी हमारे यहाँ नहीं हैं वैसे बच्चे ताकि वो एक विजनरी हो और किसी भी बड़े कंपनी की सीईओ हो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, आई थिंक ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ये था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको बियॉन्ड करना चाहिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, ठीक है, फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री। सो इंडियन इंडस्ट्री नीड्स टू deepen and broaden its technological capabilities, because this will help only if universities and public institution एक साथ मिलकर काम करेंगे तो भी मजबूती होगी और एक विजन होगा, एक फ्यूचर एस्पेक्ट होगा, तभी हम एक अच्छी रिसोर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। सो आई विल मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस। या इंडियन एक्सप्रेस पे कुछ एक दो आर्टिकल्स थे जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। सो इन बैड फेट, ये याद रखिएगा जो अभी हमने बात की है इसकी मैरिज की, ठीक है, 1821, उसका एक हल्का सा एंगल यहाँ निकल के आता है विथ रेफरेंस टू केरला में जो बात चल रही है, विथ रेफरेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, ठीक है। 2021 की बात की गई यहाँ पे, बिल फ्रीडम ऑफ राइट टू आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 वाले की बात है, ठीक है। लेकिन ये वही चीज़ है कि जो अभी हम स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, राइट, कि अगर यहाँ जो मुद्दा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल, जो बेस है वो सेम है, ठीक है। अगर किसी को शादी करनी है, किसी को निकाह करना है, मैरिज करनी है, तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जाके करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अगर अपने ही धर्म से रिलेटेड, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट या फिर शरीयत लॉ के तहत या फिर हाँ इन दोनों के से रिलेटेड अगर कोई शादी करता है तो वो एक तरीके से एंटी कन्वर्जन बिल हो जाएगा, एक तरीके से मतलब कि इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिज है वो, तो वो जायज़ नहीं है। कहीं ना कहीं ये लव जिहाद का भी मामला आता है। तो यहाँ पे यही हुआ कि ऐसा देखा गया है कि बीजेपी रूल जो स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, हिमाचल, मध्य प्रदेश हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी एक इंटर रिलीजन मैरिज होती है उसके ऊपर ये लोग लव जिहाद वाला मामला डाल देते हैं और कहीं ना कहीं एक एंटी रिलीजन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चूज करने का, वो हिंडर हो जाता है। इनका कहना यह है, जो लव जिहाद करते हैं उनका कहना यह है कि ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है ताकि हिंदू पॉपुलेशन कम हो, ठीक है। कुछ सिचुएशन में ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ देखा गया है कि जो पूरे के पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी है कर्नाटका में वो 2% है, ठीक है, लेकिन लोग यहाँ पे हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो हिंदू सभा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, ये एक प्रपंच है पूरा, क्योंकि ये हिंदू समाज को के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनको कम करने के लिए, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है, ठीक, और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अब कि हम अंदर आओ और तुम धीरे धीरे हमें मेजॉरिटी बनाओ। सो दिस इज गोइंग टू बी बिग। ये मुद्दा मैं इसलिए ले आया हूँ क्योंकि ये मुद्दा गर्म होने वाला है और धीरे धीरे ये एडिटोरियल का रूप लेगा। सो आई हैव जस्ट इन्फॉर्म यू द बेस, एंड देन आई थिंक 2-3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ये पक्का शॉर्ट आर्टिकल आना ही आना है। ओके, सो द कर्नाटका ड्राफ्ट बिल स्टेट दैट, जो बिल है वो यही कहता है कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट, अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ईदर डायरेक्टली, अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। वही चीज़ है जो कि ड्राफ्ट बिल में कहा है कि भैया अगर कोई भी बंदा, कोई भी लोग वो कन्वर्ट नहीं होगा, अगर कन्वर्ट हो रहा है तो किसके इन्फ्लुएंस में अगर हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, इसकी वजह से हो रहा है, तो फिर आप पे चार्जेस लगे जाएंगे और आप पे कार्रवाई होगी कानूनी। ठीक, एक ये था मुद्दा यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है। अगेन ये बिल है, ये भी एक्ट बना नहीं है, बहुत सारी इसमें भी क्रिटिसिज्म है, बहुत सारी क्रिटिसिज्म है, जहाँ पे जो ऑथर हैं ये अपर्ण गुप्ता और वृंदा भंडारी जी, वो 3 मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ये था
कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने टेबल किया है, किसको बेस मान के? के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट को बेस मान के। क्या था के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट? कमेंट करके बताइएगा क्या था के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है। उनके जजमेंट को बेस मान के ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। लेकिन अब जो 2018 में जो बी.एन. श्रीकृष्णा की रिपोर्ट थी, वो और आज की रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक। क्या फर्क है? 3 मुद्दों में बताया गया है। पहला मुद्दा यह है कि द सर्विलांस रिफॉर्म जो हैं वो एक तरीके से हटाए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स जो हैं हटाए जा रहे हैं। सर्विलांस रिफॉर्म्स वाज कॉन्शियसली एमिटेड बाय जस्टिस बी.एन. कृष्णा कमेटी दैट रिलीज इन द फर्स्ट ड्राफ्ट 2018। इसको ओमिट किया गया था, लेकिन ये एक क्वेश्चनेबल है कि क्यों किया गया था। द फर्स्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बिल रिमेन्स अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, डिजाइन चॉइस बाय विच इवेट्स एनी प्रोविजन सर्विलेंस फॉर्म। एक तो ये था, मतलब कि जो आपका बिल है, जो डेटा प्रोटेक्शन है, अगर वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ये CCTNS मतलब कि क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, फिर CMS या फिर इंटेलिजेंस ग्रिड, इन सारी चीजों को कंप्लाई नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। What good is data protection law if it does not regulate mass surveillance projects like ये सारी चीजें, ठीक है। Not only it does fail to improve बी.एन. श्रीकृष्णा कमेटी ड्राफ्ट 2021, ठीक है। दूसरा इनका ये था कि the second point of concern emerges from the power of central government to exempt departments from application of the data protection। डिपार्टमेंट्स को ही एग्जेम्प्ट कर दिया है इसमें, ठीक है, सो दैट अब तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक तरीके से जो कृष्णा जी की कमिटी बिल था वो एक नल एंड वॉइड सिचुएशन हो जाएगी वहां पे, ठीक है। सो अगेन जो यहाँ पे 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, द पार्लियामेंट टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ नेसेसिटी एंड एक्सपीडियंसी, ठीक है, लीडिंग जस्टिस श्री कृष्णा टू कॉल एग्जम्पशन डेंजरस ट्रेंड। तीसरा जो था यहाँ पे, द थर्ड एंड फाइनल फीचर, वो आप सबको पता है, वो एक जुडिशियल सेटअप नहीं था इसमें और नहीं है। इसकी बजाय इन्होंने क्या किया है कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी को, लॉ सेक्रेटरी को, IT सेक्रेटरी को बैठाया है, जबकि होना चाहिए था कि जुडिशियल मेंबर जो कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करेंगे, उसको ये लोग रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, तभी यहां पे मुद्दा जो है सॉल्व होगा। तो पूरा कहना यह है इनका कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इस बात पे प्रेशर कर रही है कि हम भाई नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के, इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के हम ये चीज बनाए हैं। लेकिन यहां मुद्दा यह है कि पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल इंडिपेंडेंसी कहां है, ठीक है। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, वो भी पब्लिक में जा रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, वो ओपेसिटी है, ओपेसिटी रहेगी तो ठीक है उस मामले में, ठीक है। तो मुद्दा यहां पे यही है, जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि वी आर डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड जो आम जनता है जिस पे क्रिटिसिज्म है वो यही आ रहा है कि भाई वो सब तो चीज़ ठीक है, स्टेट की सिक्योरिटी ठीक है, इंडिविजुअल की प्राइवेसी क्या होगी, वो उससे क्या होगा, राइट। सो गाइज, आज का हम ये सेशन यही खत्म करते हैं। आई थिंक हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, 4 से 5 आर्टिकल कवर किए हैं आज। और ये एक क्वेश्चन भी था, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ CISR। इसको आप कमेंट करके बताइए, हम फिर अगले न्यूज़ एडिटोरियल में इसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं कल।